हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइन एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, जिसमें हम लोगों ने 3 पॉइंट्स डिस्कस किया था। पॉइंट नंबर 1, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्केट के इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, यानी कलेक्ट करते हैं। एक बिजनेसमैन अगर बहुत अच्छे से अपना बिजनेस रन करना चाहता है, ओके, या बहुत ज़्यादा वो अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो ये है कि मार्केट के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। क्योंकि एट द एंड जब प्रोडक्शन करने के बाद गुड्स को सप्लाई किया जाता है तो एक मार्केट में सप्लाई किया जाता है। मार्केट में कौन होते हैं? तो कस्टमर्स अवेलेबल होते हैं, वो लोग अवेलेबल होते हैं जो प्रोडक्शन किए हुए प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं या किसी सर्विस को वो यूज़ करते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए या बिजनेसमैन के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो मार्केट का नॉलेज अपने पास कलेक्ट करके लाए, या तो वो खुद जाए या अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेंड करे। मार्केट के इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्या होगा? कस्टमर का टेस्ट, कस्टमर का प्रेफरेंस, कस्टमर का लेवल ऑफ इनकम, या जिस पर्टिकुलर मार्केट में वो अपने प्रोडक्ट को सेंड करने वाला है या सेल करने वाला है, उस मार्केट का कंडीशन कैसा है, उस मार्केट में जितने भी कस्टमर्स अवेलेबल हैं उनका बिहेवियर उस प्रोडक्ट के प्रति कैसा होगा, है ना। ये सब उसको क्या करना होगा? डेटा कलेक्ट करना होगा। तो डेटा हम लोगों ने देखा था कि 2 तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा में ये हम लोगों ने देखा कि जो हमारा बिजनेसमैन है अगर वो खुद जाता है या जो फर्स्ट हैंड डेटा वो कलेक्ट करके पर्सनली लाता है, डैट इज़ प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा की कहीं ना कहीं से वो इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है? गैदर कर रहा है, यानी कलेक्ट कर रहा है। ओके, तो जितना इन्फॉर्मेशन या डेटा उसके पास है, अब उसको क्या करना है? एनालाइज करना है, उसका मूल्यांकन करना है, उसका निष्कर्ष निकालना है कि हमारे पास जितना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुआ है, हमने जितना इन्फॉर्मेशन गैदर किया है, उससे हमारा बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, या हम जिस प्रोडक्ट को बनाने वाले हैं या जिस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं उस प्रोडक्ट का मार्केट में वैल्यू कैसा होगा, उस प्रोडक्ट को कितने कस्टमर परचेस करेंगे, उनका लेवल ऑफ इनकम उस प्रोडक्ट के लिए है या नहीं है। तो ये हम लोगों ने पॉइंट नंबर 1 में डिस्कस किया था, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। ये मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जब तक अगर पर्टिकुलर या सिस्टमैटिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं होगा तो कोई भी बिजनेसमैन एक्यूरेट डिसीजन नहीं ले पाएगा रिगार्डिंग द बिजनेस, प्रोडक्ट या जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट हमने इसमें डिस्कस किया था मार्केटिंग प्लानिंग या मार्केट के रिगार्डिंग प्लान करना। तो मार्केट के रिगार्डिंग प्लान करना होगा, हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे या जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे क्या कस्टमर उसको परचेस करेगा या नहीं करेगा। एंड द थर्ड पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि उसमें डिज़ाइन करेंगे, हम लोग पैकेजिंग करेंगे या उसको डिज़ाइन करेंगे या डेवलपमेंट प्लान के बारे में हम लोग उसमें बात करेंगे। तो डेवलपमेंट किस चीज़ का होगा? प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। तो प्रोडक्ट को कैसे हम डिज़ाइन करेंगे और उसको डेवलप करेंगे। एक प्रोडक्ट तो हम बनाते चले आ रहे हैं और कस्टमर उसको कंज्यूम भी कर रहा है, लेकिन क्या उसमें दोबारा ध्यान देने की आवश्यकता है या थोड़ा उस प्रोडक्ट को डेवलप करने की आवश्यकता है? क्योंकि जो कस्टमर का नीड है या उसका थोड़ा और एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ता चला जाता है। तो जब एक्सपेक्टेशन इंक्रीज करेगा तो वो ये एक्सपेक्टेशन करता है कि प्रोडक्ट भी उसके एक्सपेक्टेशन के आधार पर हो, तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करना होगा? डेवलपमेंट करना होगा उस प्रोडक्ट का। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 4 से। पॉइंट नंबर 4 हमारा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो क्या रेफर करता है, या एक बिजनेसमैन में वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या एक स्टैंडर्ड क्रिएट करता है।
स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ओके, स्टैंडर्डाइजेशन किस चीज़ को रेफर करता है? तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को रेफर करता है। ओके, हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो कहाँ बनाएंगे? प्रोडक्शन हाउस में बनाएंगे। टू मीट प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन। ओके, जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे यानी जो हम फ्यूचर में बनाने वाले हैं उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या उस सर्विस के रिगार्डिंग हम पहले से ही एक प्लानिंग कर लेते हैं और उस प्लानिंग में हम उन सारी बातों को पॉइंट नोट डाउन करते हैं पॉइंट वाइज कि हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करने हैं, कौन कौन से प्रोसीजर हमने फॉलो करने हैं, तब जा कर के हम एक अपने प्रोडक्ट को एक अच्छा शेप दे पाएंगे, एक अच्छी क्वालिटी में हम उसको प्रोड्यूस कर पाएंगे, मार्केट के एक्सपेक्टेशन को हम लोग पूरा कर पाएंगे या कस्टमर जितना पैसा खर्च कर रहा है एटलीस्ट उतना उसे सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड हो। तो प्री डिटरमाइंड यानी जो हम लोगों ने पहले से प्लानिंग किया है। तो प्लानिंग हम लोग कब करते हैं? प्रेजेंट में रह करके फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। तो प्री डिटरमाइंड यानी जो हम लोगों ने पहले से सोच रखा है। अगर अभी हमारा फ्यूचर प्रेजेंट बन गया है और प्रेजेंट हमारा पास्ट बन गया है तो अभी जब हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तो अभी के का एक्टिविटी को हम लोग मैच किससे करेंगे? अपने प्लान से मैच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी कौन सा ईयर चल रहा है? तो 2022 चल रहा है। इससे पहले कौन सा ईयर था? 2021 था। ओके, तो दिसंबर 2021 में हम लोगों ने प्लानिंग किया। ओके, कि हमें 2022 में ये काम करना है, प्रोडक्शन करना है या सर्विस प्रोवाइड करना है या किसी गुड्स को प्रोड्यूस करना है तो उसका उस प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड ये होगा या उसका क्वालिटी ये होगा। सारा कुछ हम लोगों ने कब किया? हम लोगों ने दिसंबर 2021 में प्लानिंग किया। आफ्टर डैट जब हम लोग रीच किए कहाँ? 2022 में। ओके, अब जब ये रीच किए तो जनवरी में हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। तो जनवरी में जब हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और हमने गुड्स को क्या किया? प्रोड्यूस किया। गुड्स को जब प्रोड्यूस किया अब हम लोग उसको मैच किससे करेंगे? जब हम लोगों ने दिसंबर में प्लानिंग बनाया था या उस प्लानिंग में जो जिन जिन बातों को हम लोग वर्णन किया था, पॉइंट वाइज हमने नोट डाउन किया था, एक स्टैंडर्ड मेज़र किया था, अब उस चीज़ पर हम लोग उसको मेज़र करेंगे विच एड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्मिटी। और वो क्या देता है? यूनिफॉर्मिटी देता है एंड कंसिस्टेंसी, एक कंसिस्टेंसी देता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी प्रोडक्ट पे ISI मार्क लगा होता है, ये किस पे लगा होता है? तो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स पे लगा होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट पे अगर ISI मार्क लगा हुआ है तो जो भी कस्टमर प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए जा रहा है इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट को, तो सबसे पहले वो क्या देखेगा? कि वो देखेगा कि ये मार्क है या नहीं है, ये मोहर लगा है या नहीं है। अगर ये मोहर लगा है तो वो जो कस्टमर है या जो बायर है वो संतुष्ट होगा कि मैं जो प्रोडक्ट परचेस करूँगा ये मुझे अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, इसमें मुझे नुकसान नहीं होगा, या जितना मैं प्राइस पे करूँगा या प्राइस जितना इसका है उतना मुझे इसमें फ़ायदा होगा, मुझे इसमें लॉस नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड क्या रेफर करता है? एक प्लेटफॉर्म हम इसको बोल सकते हैं या एक क्राइटेरिया बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड क्या है? क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया वो होता है जिसको पूरा करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट का स्टैंडर्ड है कि वो जब भी एग्ज़ाम देता है और जो उसका मार्क्स आता है तो 91% टू 95% इसके बीच में उसका मार्क्स होता है, यानी 91 से कभी भी उसका मार्क्स कम नहीं आया है, तो उसका एक क्राइटेरिया है। तो वो स्टूडेंट जब भी प्रयास करेगा वो हमेशा ये करेगा कि मेरा अगर सबसे कम भी मार्क्स आए तो कितना आए? 91 आए, और हाईएस्ट उसने कितना लाया? तो 95 लाया। तो वो जब भी प्रयास करेगा तो मोर देन 95 के लिए प्रयास करेगा, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा मार्क्स 91% से कम आए। उसने एक अपना क्या बना लिया है? एक क्राइटेरिया बना लिया है, क्लास में एक अपना स्टैंडर्ड बना लिया है, और उसी स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए वो रात दिन पढ़ाई करता है, मेहनत करता है,
नोट्स अपना मेंटेन करता है, जहाँ से इंफॉर्मेशन उसको मिलता है वो उसे गैदर करता है, कलेक्ट करता है, उसको फिर वो एनालाइज करता है और वो अपने एग्ज़ाम का फुल ऑन प्रिपरेशन करता है। हम एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक बिजनेस की बात करते हैं या एक इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री जो भी प्रोडक्ट बनाएगा उसके रिगार्डिंग वो पहले से एक अपना क्राइटेरिया मेज़र कर लेता है, एक अपना क्राइटेरिया वो मेंटेन करता है कि हम अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो इससे कम उसका स्टैंडर्ड नहीं होगा। प्राइस अगर हो सकता है कि उसका थोड़ा पैसा, मान लेते हैं कि जो प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है उसका दाम 2 रुपये है, ओके, अगर ये मैन्युफैक्चर करेगा और इसका दाम 2 रुपये 25 पैसे आएगा, ओके, तो 25 पैसा जो इंक्रीज कर रहा है वो हो सकता है कि इसके स्टैंडर्ड को या इसके क्राइटेरिया को मैच करने के लिए हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब वो प्रोड्यूस करेगा हो सकता है कि वो थोड़ा रिड्यूस कर पाए कॉस्ट। अगर 25 पैसा बढ़ा तो ये हो सकता है कि वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल के कारण बढ़ सकता है, या वो अपने एम्प्लॉय को ज़्यादा सैलरी पे कर रहा है, या कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन जब वो नेक्स्ट टाइम प्रोड्यूस करेगा तो हो सकता है कि वो 2 रुपया में ही प्रोड्यूस करके दे दे। तो यहाँ पर इसने देखा कि भाई जितना भी है हम अपने क्राइटेरिया से नीचे तो नहीं जाएंगे, हम अपने स्टैंडर्ड से नीचे तो नहीं जाएंगे। भले इसका दाम बढ़ गया लेकिन नेक्स्ट टाइम वो उसे रिड्यूस कर सकता है। सो दैट किसी भी प्रोडक्ट की हम बात करते हैं उसमें ये जो होता है कि हम स्टैंडर्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है अगर उसने अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ किया या उसका जो क्वालिटी है उसको कम कर दिया तो कस्टमर जो है वो हमेशा ये देखता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किस प्रोडक्ट से मिल रहा है या किस कंपनी के द्वारा उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट में 5 कंपनी है और पांचों कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है और सबका जो प्राइस है वो 2 रुपये है। अब कस्टमर देखेगा कि हम 2 रुपया तो सारी कंपनी ने अपना प्राइस रखा है, अब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमम एडवांटेज किस कंपनी के प्रोडक्ट में है, तब जाकर के वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहाँ से प्राप्त होगा। तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए एक बिजनेसमैन को क्राइटेरिया भी मेंटेन करना होता है, एक अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेडिंग मीन्स डिवीजन ऑफ प्रोडक्ट इनटू क्लासेस मेड अप यूनिट प्रोसेसिंग सिमिलर। ग्रेडिंग का मतलब ये होता है कि हम डिवाइड कर देंगे या उसको डिवीज़न, प्रोडक्ट को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इनटू द क्लासेस, अलग अलग क्लासेस में हम उसको डिवाइड कर देंगे, जिससे क्या पता चलेगा कि एक प्रोडक्ट का क्वालिटी अलग है, उसका प्राइस अलग है, एक प्रोडक्ट का कलर अलग है। तो ग्रेडिंग करने से आसानी होता है प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में, प्रोडक्ट को पहचानने में। फीचर सच एज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या देखा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसका क्लासेस भी हम लोग अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है और लेबलिंग का मतलब क्या होता है। पैकेजिंग रेफर्स टू डिज़ाइनिंग अ पैकेज। पैकेजिंग का मतलब ये होता है या पैकेजिंग रेफर करता है किस चीज़ को, डिज़ाइनिंग को। क्या डिज़ाइन करना है, तो पैकेज डिज़ाइन करना है। किसका पैकेज डिज़ाइन करना है, ऑफ अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का या गुड्स का। ओके, जब भी गुड्स को बनाया जाता है या जब भी गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है तो एज इट इज़ उसको मार्केट में सप्लाई नहीं किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होता है वो एक पैकेट के अंदर होता है ना, या एक कंटेनर के अंदर होता है। तो मेन कारण क्या है कि हम किसी भी प्रोडक्ट को पैकेट में सप्लाई करते हैं। अगर बिजनेसमैन विदाउट पैकेट मार्केट में प्रोडक्ट सप्लाई कर दे, क्या कस्टमर उसको परचेस करना चाहेगा, क्या कस्टमर उसे बाई करना चाहेगा? कस्टमर श्योर नहीं होगा कि हम जो प्रोडक्ट परचेस करने वाले हैं पता नहीं ये अच्छा है या नहीं है, क्योंकि पैकेज जो है या हम किसी भी प्रोडक्ट को पैक करते हैं तो ये इंश्योर करता है कि वो जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी, वो प्रोडक्ट हार्म नहीं होगा या उस प्रोडक्ट को कोई नुकसान नहीं होगा।
नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, पैकेजिंग प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट। देखो पैकेजिंग क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। जब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या एक मैन्युफैक्चरर किसी प्रोडक्ट को बनाता है तो वो बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करता है, बहुत सारे प्रोसीजर को फॉलो करता है, टेक्नोलॉजी को हायर करता है, एम्प्लॉय को जॉब पे रखता है, रॉ मटेरियल परचेस करता है, एक सेटअप तैयार करता है, तब जा कर के वो एक बिजनेस स्टार्ट करता है और वहाँ पे वो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है। तो नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज़ प्लस नंबर ऑफ स्टेप्स को फॉलो अप करके वो एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। जब उसका फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो उसे वो क्या करता है, पैकेट में पुट करके वो मार्केट में सप्लाई करता है। तो अगर वो मार्केट में विदाउट पैकेट अगर सप्लाई कर दे तो नुकसान बहुत सारे होंगे। अगर वो पैकेट में प्रोडक्ट को डाल करके मार्केट में सप्लाई करता है तो क्या होगा, पैकेजिंग प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम डैमेज, डैमेज होने से बचाता है। ओके, अगर हमने पैकेट के अंदर प्रोडक्ट रखा है तो डैमेज होने का जो चांसेस है वो रिड्यूस हो जाता है। ओके, रिस्क तो हर बिजनेस में रहता है, लॉस कमाना प्रॉफिट कमाना वो अलग मैटर है, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और विदाउट पैकेज अगर हम उसको सेंड कर देते हैं या बिना पैकेट के हम उसे सेंड कर देते हैं तो लॉस होने या डैमेज होने का चांसेस इंक्रीज कर जाता है। लेकिन अगर उसे हम पैकेट के अंदर डालते हैं या उसको पैक करके सप्लाई करते हैं तो डैमेज होने का जो चांसेस है वो कम हो जाता है। रिस्क ऑफ स्पॉइलेज, खराब होने का चांसेस भी कम हो जाता है। ओके, देन ब्रेकेज एंड लीकेज, टूटने का भी और लीक करने का भी जो क्राइटेरिया है वो भी रिड्यूस हो जाता है। एंड सर्व एज प्रमोशनल टूल, केवल हमारा जो पैकेट है वो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है लेकिन एक बिजनेसमैन का एक हथियार के रूप में, एक टूल के रूप में भी काम कर रहा है। एक टूल के रूप में कैसे काम कर रहा है, क्योंकि हर कंपनी जब अपना प्रोडक्ट बनाता है तो वो अपने अलग पैकेट को या एक अलग आइडेंटिटी के साथ अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। ओके, तो वो जो पैकेट है वो ये इंश्योर करता है कि वो किसी पर्टिकुलर कंपनी से बिलोंग करता है या किसी पर्टिकुलर कंपनी या फैक्ट्री को वो रिप्रेजेंट करता है। तो वो जो पैकेज है एक प्रमोशनल टूल की तरह काम करता है। अब बायर एक पर्टिकुलर शॉप में गया, जब वो एक पर्टिकुलर शॉप में जाएगा और उसके अंदर उसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे, ओके, जो अलग अलग कंपनी के द्वारा बनाए गया, लेकिन जो उसका पर्पस है वो सेम है। एक पैकेट है जो ब्लैक कलर में है, एक पैकेट जो है वो रेड कलर में है, एक पैकेट जो है वो ग्रीन कलर में है। ओके, तो अगर कस्टमर मार्केट जाता है या शॉप में वो विज़िट करता है तो वो ईजिली आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसे कौन सा प्रोडक्ट परचेस करना है। फॉर एग्जांपल अगर उसे ग्रीन प्रोडक्ट चाहिए तो वो शॉप वाले को बोलेगा कि भैया मुझे ग्रीन प्रोडक्ट आप दे दो या वो पैकेट दो जो ग्रीन कलर में है। तीनों का अगर हम देखें तो काम सेम है, लेकिन पैकेट जो है वो एक अलग आइडेंटिटी देता है। वो मार्केट में कस्टमर को एक अलग तरीके से अट्रैक्ट करता है, कस्टमर उसे परचेस कर सकते हैं। दूर से देखकर ही कस्टमर समझ जाएंगे कि ये जो कलर है या ये जो पैकेट है वो इस कंपनी का है या वो इस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो हमने पैकेट में देखा कि वो क्या है, एक डिज़ाइन, हम एक डिज़ाइन करते हैं पैकेट को, किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, जो प्रोडक्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डैमेज, रिस्क ऑफ स्पॉइलेज, ब्रेकेज एंड लीकेज एंड सर्व एज प्रमोशनल टूल। एक प्रमोशनल टूल की तरह हम उसे यूज़ कर सकते हैं या बिजनेसमैन यूज़ करता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे लेबलिंग का। लेबलिंग क्या है? लेबलिंग इज अ प्रोसेस। लेबलिंग क्या है? प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग। यहाँ भी डिज़ाइन हो रहा है। अ लेबल टू बी प्लेस्ड ऑन अ पैकेज एंड इट कैन रेंज फ्रॉम सिंपल टैग टू इंटीग्रेट ग्राफिक्स। इसको हम सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं या ग्राफिक
बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करके भी हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम लेबल की बात करें तो लेबल में कौन कौन सी चीज़ें कंटेंट होती हैं या लेबल में क्या होता है, तो लेबल में हम उन सारी चीज़ों को देखते हैं या पढ़ते हैं जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा उस प्रोडक्ट में मिलाया गया है या विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स वो प्रोडक्ट बनाया गया है। तो वो सारा कुछ कहाँ लिखा होगा, लेबल में लिखा होगा। उसका प्राइस, अगर हम बात करते हैं प्राइस, ओके, क्वालिटी की बात कर लेते हैं और वेज की बात कर लेते हैं, ओके। तो ये सारा कुछ कहाँ लिखा होता है, वो लेबल में लिखा होता है। और हम एक चीज़ ऐड कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, कब उस प्रोडक्ट को बनाया गया और कब तक हम उस प्रोडक्ट को यूज़ कर लेंगे, या उस प्रोडक्ट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाकर बनाए गए हैं, ओके। तो इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी हमें कहाँ से पता चलेगा, एक कस्टमर को कहाँ से पता चलेगा, जब वो लेबल को रीड करेगा, ओके। तो इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग अ लेबल। लेबलिंग का मतलब ये होता है कि हम किसी प्रोडक्ट को के लेबल को डिज़ाइन कर रहे हैं, कस्टमर को बता रहे हैं, कस्टमर को अवेयर करवा रहे हैं एक सिंपल टैग के द्वारा या बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करके या ग्राफिक्स को यूज़ करके। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, पॉइंट नंबर 6, दैट इज़ ब्रांडिंग। टू सेल द प्रोडक्ट इन इट्स जेनरिक नेम, प्रोडक्ट को किसके नाम में बेचना, उसके जेनरिक नेम में बेचना और इन ब्रांड नेम। प्रोडक्ट, अगर हम मार्केट में जाते हैं तो हमें नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं या नंबर ऑफ़ ब्रांडेड नेम अवेलेबल होते हैं। तो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट जब अवेलेबल होता है मार्केट में तो कस्टमर उसको कैसे आइडेंटिफाई करेगा या कस्टमर कैसे उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकता है जिसको वो यूज़ करता है, जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, जिसके लिए उसे लो प्राइस पे करना होता है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा, उस ब्रांड के नाम से आइडेंटिफाई करेगा। तो प्रोडक्ट का जो ब्रांड है और जो उसका नेम है वो ये रिप्रेजेंट करेगा कंपनी को, ओके। वो कस्टमर को अवेयर करवाएगा, कस्टमर को बताएगा कि मेरा प्रोडक्ट है, मेरी कंपनी के द्वारा बनाया गया है, बहुत सारी चीज़ें उसमें मेंशन होगी। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है हेल्प इन डिफरेंशिएशन, बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी एंड प्रमोट इट्स सेल, ओके। जब नंबर ऑफ ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं तो कस्टमर उसी ब्रांड पर फोकस करता है या उसी ब्रांड के प्रोडक्ट को वो परचेस करना चाहता है जिसमें उसे संतुष्टि प्राप्त हो, जिसमें उसे सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो, जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विथ लो प्राइस अगर उसे मिल रहा है तो वो बिल्कुल उसी प्रोडक्ट को परचेस करेगा। तो ये बोलता है कि कस्टमर उसे ईजिली क्या कर सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है, ओके। तो डिफरेंशिएट हम कैसे कर पा रहे हैं, तो ब्रांड के नाम से कर पा रहे हैं। जो उस प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम है उसी से हम क्या कर पा रहे हैं, डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। और ये हम जान पा रहे हैं कि जो हमारे कस्टमर हैं, जो हमारे लॉयल कस्टमर हैं, जो रेगुलर कस्टमर हैं, वो हम उन्हें अट्रैक्ट करें, उनको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करें, एक उनके पास हम एक अपना गुडविल मेंटेन करें या बिल्डअप करें। और जो ब्रांड नेम है वो एक प्रमोट इट सेल, मतलब एक सेल करने का तरीका भी है। जिस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग किसी प्रोडक्ट को पैकेज में डालते हैं या लेबल में डालते हैं तो पैकेजिंग भी एक क्या है, प्रमोशनल टूल की तरह काम करता है। उसी प्रकार जो ब्रांड नेम है वो भी एक सेल को प्रमोट करने का काम करता है, क्योंकि कस्टमर उसी प्रोडक्ट को परचेस करना चाहेगा जिसका मार्केट में एक अच्छा रेपुटेशन हो, जिसको बहुत सारे कस्टमर के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया हो, जिससे उस कंपनी ने एक मार्केट में एक अपना रेपुटेशन बिल्डअप किया हो। नेक्स्ट, डिसीजन वेदर ईच प्रोडक्ट विल हैव अ सेपरेट ब्रांड नेम और द सेम ब्रांड नेम। जब एक पर्टिकुलर कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है तो वो अपना वही नाम उस प्रोडक्ट को देती है जो उसका नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसका नाम XYZ है, अगर वो एक प्रोडक्ट बना रही है तो वो अपने प्रोडक्ट में XYZ नाम दे सकती है और ये रिप्रेजेंट करेगा कि XYZ कंपनी जो है वो इस प्रोडक्ट का है या ये प्रोडक्ट XYZ कंपनी का है, अगर वो एक बना रही है।
दूसरा ये है कि अगर XYZ कंपनी मल्टी प्रोडक्ट बना रही है तो वो ये कर सकता है कि एक ही नाम दे सकता है या अलग अलग प्रोडक्ट को वो अलग अलग नाम दे सकता है, लेकिन अलग अलग नाम देगा तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उसे फिर अलग तरीके से प्रमोट करना पड़ेगा। जब एक ब्रांडेड कंपनी या ब्रांड नेम अपना प्रोडक्ट बनाता है तो वो ये कर सकता है कि वो सारे प्रोडक्ट को अपना नाम दे दे, तो उससे क्या होगा कि उससे उसको प्रमोशन करने में आसानी होगा, दिक्कतें नहीं आएंगी। यानी पहले से मार्केट में उसका एक अपना गुडविल है, मार्केट में एक अपना उसका रेपुटेशन बना हुआ है, तो जब भी वो कोई नया प्रोडक्ट बनाएगा या बनाने के बारे में सोचेगा तो उसको ज़्यादा मार्केटिंग फंक्शंस को या मार्केट में ज़्यादा उसको इंटेंस होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका पहले से ही मार्केट में एक गुडविल बना हुआ है, एक रेपुटेशन बना हुआ है, और उसी रेपुटेशन के आधार पर वो क्या कर सकता है, अपने सारे प्रोडक्ट को सेम नाम दे सकता है, जिससे क्या होगा, उसको बहुत ज़्यादा मार्केट में इंडल्ज होने की आवश्यकता नहीं होगी या बहुत ज़्यादा वो उस चीज़ पर फोकस नहीं करेगा, क्योंकि उसका एक अपना मार्केट में रेपुटेशन और गुडविल पहले से बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 इज प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, प्रोडक्ट को क्या करना, प्राइस देना। प्रोडक्ट प्राइस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी। प्रोडक्ट प्राइस किसे रेफर करता है, तो प्रोडक्ट प्राइस रेफर टू अमाउंट ऑफ मनी, वो पैसा जो हम पे करते हैं एज अ कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है और ये मार्कर का प्राइस कितना है, 10 रुपये है। अब ये मार्कर हमें चाहिए तो हम इसके बदले में क्या पे करेंगे, 10 रुपीज़ पे करेंगे, तब जा कर के हमें ये मार्केट से या सेलर के द्वारा मार्कर प्राप्त होगा। तो अमाउंट ऑफ मनी डेट कस्टमर्स मस्ट पे, किसके द्वारा पे किया जाएगा, कस्टमर्स के द्वारा पे किया जाएगा इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट। जब कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करना चाहता है या वो प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए क्या करना होगा, जितना अमाउंट या जितना प्राइस उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का है उतना प्राइस उसे पे करना होगा, तब जा कर के वो प्रोडक्ट उसे मिल पाएगा या जो प्रोडक्ट उसने ऑर्डर किया है। क्यों उतना प्राइस पे करना पड़ेगा एक कस्टमर को, क्योंकि जब प्रोडक्ट को बनाया गया था या बनाया जा रहा था तो प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सारे खर्चे आए, बहुत सारा एक्सपेंसेस करना पड़ा मैन्युफैक्चरर को, रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ा, एम्प्लॉय को हायर करना पड़ा, मशीन को इनबिल्ड करना पड़ा, फैक्ट्री का रेंट पे करना पड़ा। तो जितने एक्सपेंसेस एक प्रोडक्ट को बनाने में आए और मैन्युफैक्चरर ने अपना प्रॉफिट ऐड किया, तब जाकर के वो क्या बनता है, किसी भी प्रोडक्ट का वो प्राइस बनता है ना। प्राइस हम कैसे बना सकते हैं, तो जितना एक मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट लगा प्लस वो क्या ऐड करेगा, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, तब क्या बनेगा, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बनेगा। कॉस्ट वो चीज़ है जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में एक मैन्युफैक्चरर का या प्रोड्यूसर का लागत आता है। लागत में वो अपने रॉ मटेरियल के कॉस्ट को ऐड कर सकता है, ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट को ऐड कर सकता है, एम्प्लॉय का जो सैलरी पे कर रहा है वो भी उसे बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो तभी पे कर पाएगा जब वो प्रॉफिट कमाएगा या जितना वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट कर पाएगा, तभी तो वो अपने एम्प्लॉय की सैलरी पे कर पाएगा। तो जितना लागत है उन सारे लागत को वो अपना ऐड करेगा, फिर देन ऐड करेगा प्रॉफिट, तब जा कर के वो एक प्रोडक्ट का प्राइस निर्धारित कर पाएगा। और वो प्राइस जो है वो एट द एंड कौन बेयर करता है, सारा का सारा बर्डन किस पे आता है, तो सारा का सारा बर्डन आता है कस्टमर पे, क्योंकि जितना भी प्रोडक्ट बनाया जाता है या जितनी भी सर्विसेज सप्लाई की जाती हैं वो केवल और केवल कस्टमर्स के लिए होती है, क्योंकि कस्टमर का जो नीड है वो कौन पूरा करेगा, तो जो भी मैन्युफैक्चरर होगा, जो भी कौन होगा, प्रोड्यूसर होगा, जो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, या जो मैन्युफैक्चरर है वो किसको कंसर्न करके सारा काम कर रहा है, तो मैन्युफैक्चरर कस्टमर के लिए कर रहा है। तो जब सारा प्रोसेस सब कुछ वो किसके लिए कर रहा है, एक चीज़ और इसमें ये है कि जितने भी कस्टमर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर है उनके लिए क्या लेता है, वो रिस्क बेयर करता है ना।
मैन्युफैक्चरर क्यों रिस्क बेयर करता है? मान लेते हैं कि आज एक कस्टमर ने, या जिस मार्केट में उसका जितने भी कस्टमर हैं उसने ऑर्डर किया कितना मार्कर, 100 मार्कर, तो 100 मार्कर को उसने क्या किया, डिमांड किया। ओके, मान लेते हैं कि इसमें से 90 कस्टमर जो हैं जिन्होंने परचेज किया, रेस्ट जो 10 कस्टमर बचे उन्होंने मार्कर परचेज नहीं किया, तो सारा का सारा लॉस कौन बेयर करेगा तब? मैन्युफैक्चरर। एक तो उसने अपना कॉस्ट लगाया, रिस्क लिया, तब जा कर के वो अपना प्रॉफिट कमाता है या प्राइस निर्धारित करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे कभी लॉसेस को भी बेयर करना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 8, प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मिंग कस्टमर अबाउट द फर्म। प्रमोशन में हम क्या करते हैं, अपने कस्टमर को, या बिजनेसमैन क्या करता है, अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करता है फर्म्स के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उसके फीचर्स के रिगार्डिंग, ओके, और एंड सो ऑन एंड परस्यूडिंग देम टू परचेज द प्रोडक्ट। प्रमोशन में वो अपने बायर्स को या अपने कस्टमर को अवेयर करवाता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अपने फर्म के बारे में। वो सबसे पहले ये बताता है कि देखो ये हमारा फर्म है, ये हमारे प्रोडक्ट का नाम है, या ये हमारा ब्रांड नेम है, हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसमें ये फीचर्स हैं। ओके, देखो कस्टमर जब भी प्रोडक्ट परचेज करेगा तो उसके फीचर्स को देख करके करेगा, यानी जो उसकी विशेषताएं हैं, उसके मेरिट्स हैं, ओके, उस प्रोडक्ट के बारे में वो नॉलेज गेन करेगा। तब जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या चाहता है कि जितने भी कस्टमर्स उस पर्टिकुलर मार्केट में अवेलेबल हैं, वो जब भी वो प्रोडक्ट परचेस करे तो वो हमारी कंपनी के ही प्रोडक्ट को परचेस करे। ये कब पॉसिबल होगा? जब हम अपने कस्टमर को सारा इन्फॉर्मेशन, या जो मैन्युफैक्चरर है वो सारा इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर देगा। प्रमोशन मेथड इंक्लूड। अब प्रमोशन मेथड में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? यहाँ हमने बताया कि इंफॉर्मेशन सप्लाई करना है फर्म का, प्रोडक्ट के फीचर्स का, तो किसके माध्यम से हम कर सकते हैं? तो एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, चीज़ों को एडवर्टाइज करके, पर्सनल सेलिंग, डोर टू डोर विजिट करेंगे और करके हम क्या करेंगे, अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अवेयर करवाएंगे। ये थोड़ा टाइम टेकन है, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा स्लो भी हम इसे मान लेते हैं, क्योंकि हर एक कस्टमर तक पर्सनली रीच करना आज के टाइम पे थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है वो लार्ज एरिया में फैल गया है, कस्टमर बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। तो अगर हम डोर टू डोर विजिट करेंगे तो एक मैन्युफैक्चरर के लिए टाइम टेकन है। नेक्स्ट, पब्लिक रिलेशनशिप बिल्ड करना है एंड सेल्स प्रमोशन। ये सारा एक्टिविटी या मेथड्स को इंक्लूड करेंगे तब जा करके हम अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन क्या रोल प्ले करता है? फॉर एग्जाम्पल, ये एक जगह है जहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, देन आफ्टर ये एक प्लेस है जिसे हम क्या बोलते हैं, मार्केट। ओके, तो मार्केट में कौन अवेलेबल होंगे? कस्टमर्स। ओके, ये प्रोडक्शन हाउस है जहां पे प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है। किसको बनाया जा रहा है? गुड्स को बनाया जा रहा है या प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है। जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, क्या केवल इसी जगह के लिए प्रोडक्शन हो रहा है? नहीं, इसका जो टारगेट मार्केट है जो यहाँ पर अवेलेबल है, थोड़ा डिस्टेंस पर अवेलेबल है, इस मार्केट में जितने भी कस्टमर्स हैं उनके लिए भी हो रहा है। ओके, या उसी मार्केट के लिए हो रहा है। तो फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन, कोई एक ऐसा माध्यम होना चाहिए, एक ऐसा कोई तरीका हम यूज़ करें कि हम अपने प्रोडक्ट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दें या मूव ऑन कर दें। तो वो क्या है? वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन रेफर्स टू द फिजिकल मूवमेंट। ट्रांसपोर्टेशन क्या रेफर करता है? फिजिकल मूवमेंट को रेफर करता है ऑफ गुड्स। किसको? गुड्स को। फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ये बोलता है कि जहाँ पर आप प्रोडक्ट बना रहे हो, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या है हमारा?
प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है, तो सारा का सारा प्रोडक्ट कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। अब इस पर्टिकुलर हर एक प्रोडक्ट को कहाँ ले जाना है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है। तो हम कैसे कर पाएंगे, तो हम ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ही अपने प्रोडक्ट को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक अवेलेबल करवाएंगे, तभी हम अपने प्रोडक्ट को लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर तक रीच करवा पाएंगे। अगर हम कस्टमर के नीड्स को ध्यान में रख करके, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रख करके अगर हम या बिजनेसमैन प्रोडक्शन कर रहा है और उसे एक ही जगह पर स्टोर कर रहा है, क्या वो सही कर रहा है? वो सारे कुछ सही कर रहा है कि कस्टमर को ध्यान में रख के प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन एक चीज़ और क्या करना है कि उस प्रोडक्ट को उस प्लेस पर अवेलेबल करवाना है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स आते हैं और उस प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, आफ्टर डैट वो उसे कंज्यूम करते हैं। तो जब तक वो परचेस करेंगे नहीं तो हमें एक बिजनेसमैन को प्रॉफिट कैसे होगा? अगर बिजनेसमैन को प्रॉफिट नहीं होगा तो वो अपने बिजनेस को सरवाइव कैसे कर पाएगा? ओके, तो सरवाइव करना है, प्रॉफिट गेन करना है और एट द एंड बिजनेस को एक्सपैंड करना है, बिजनेस को ग्रो करना है। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया है फंक्शंस ऑफ मार्केट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके।